हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। और थैंक यू सो मच फॉर योर ग्रेट रिस्पॉन्स फॉर दिस डिज़ास्टर मैनेजमेंट कंपोनेंट। और डिज़ास्टर मैनेजमेंट हम जो कर रहे हैं इसमें हम बेसिकली मैं आपको चाहती हूँ बेसिकली ये हर एक कॉन्सेप्ट समझाना। अदरवाइज़ डिज़ास्टर मैनेजमेंट में अगर आप देखोगे लोग जब आप पढ़ते हो किसी के पास तो वो आपको डिज़ास्टर क्या होता है और डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट पढ़ाता है। लेकिन डिज़ास्टर मैनेजमेंट अगर आप पढ़ते हो इससे क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे क्योंकि ये इकोलॉजी एनवायरनमेंट के साथ भी रिलेटेड है और आजकल न्यूज़ में ज़्यादा रहता है क्योंकि इंडिया जो है ये डिज़ास्टर प्रोन कंट्री है। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आप देखेंगे फ्लड्स, आप देखेंगे लैंडस्लाइड्स, आप देखेंगे स्नो एवलांच, आप देखेंगे क्या बोलते हैं इसको ड्रॉट एरिया भी है यहाँ पे, हीट वेव्स, ये सब चीज़ें यहाँ पे होती हैं। तो ये ये डिज़ास्टर प्रोन कंट्री है, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा क्वेश्चंस भी बनते हैं और ये एक हॉट एरिया रहता है एग्ज़ाम के लिए। तो बाकी मैं आपको MCQs भी कराऊंगी इंशाल्लाह और डिज़ास्टर मैनेजमेंट आपको सारा याद ही कराऊंगी मैं, वो आप मेरे पे छोड़ दीजिए। बट आप अच्छे से ध्यान से सुनिए जितनी भी चीज़ें मैं आपको पढ़ा रही हूँ। आज का जो इसमें हम कंटिन्यू करेंगे, जो हम इसमें नेचुरल डिज़ास्टर्स पढ़ रहे हैं उसमें हमने फ्लड्स, ड्रॉट्स, साइक्लोन्स, अर्थक्वेक्स, एवलांच और हमने लैंडस्लाइड्स वो सारा कुछ पढ़ा। आज हम करेंगे वॉल्केनिक इरप्शन के बारे में। वॉल्केनिक इरप्शन भी एक डिज़ास्टर है, नेचुरल डिज़ास्टर में आता है। जब भी आपको वॉल्केनिक इरप्शन आएगा क्वेश्चन या कहीं पे भी टर्म आएगा तो आपको क्या दिमाग में लाना है। वॉल्केनो बेसिकली क्या होता है, जैसे एक प्लेन एरिया है, ये एक ग्राउंड है, आप बैठे हो ग्राउंड पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक यहाँ पे ये फट जाता है ऐसे गोल जैसा और नीचे से कुछ चीज़ें बाहर आ जाती हैं, ऐसे बहुत ज़ोर से बाहर आ जाती है, उसको हम लावा बोलते हैं। जो ये है ना, ये सरफेस, इसके अंदर जो हमारा अर्थ का अंदर कोर है, मेंटल है, जो है क्रस्ट है, आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, जिसने नहीं पढ़ा होगा वो ज्योग्राफी में पढ़ेगा। उसके अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, वो हमेशा बॉयल करता रहता है, मतलब वहाँ पे चीज़ें बॉयल होती रहती हैं, वहाँ पे वो गैसेस खतरनाक होती हैं, वहाँ पे लिक्विड फॉर्म में अर्थ होता है और वो बहुत ज़ोर से फोर्सफुली बाहर आ जाता है। गैसेस निकलते हैं, ऐश निकलता है, बाकी केमिकल्स निकलते हैं। वो जब बाहर आता है कुछ यहाँ पे ही गिरता है, कुछ दूर जाके गिरता है, कुछ इसी पे ऊपर पर गिरता है, एक माउंट जैसा बनता है। तो जब भी आपको वॉल्केनिक इरप्शन कहीं पे भी टर्म आएगा तो आपको दिमाग में सोचना है कि ओपनिंग जब होती है, ये क्या ये गोल जैसा बना, ये ओपन ही हुआ ना सरफेस ऑफ अर्थ। जब सरफेस ऑफ अर्थ ओपन होता है और लावा बाहर आता है, उसमें ऐश होता है, गैसेस होते हैं, पानी जैसा होता है, लिक्विड होता है, वो जब बाहर आता है उसको हम वॉल्केनिक इरप्शन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिख के भी है, एन ओपनिंग इन द सरफेस ऑफ अर्थ दैट अलाउज लावा, वॉल्केनिक ऐश और गैसेस टू एस्केप फ्रॉम इट्स मैग्मा चैम्बर बिलो द सरफेस इज कॉल्ड वॉल्केनो। तो वॉल्केनो हम बोलते हैं एक ओपनिंग को, जब सरफेस ओपन, ये पूरा ग्राउंड है, यहाँ पे ओपनिंग हो जाएगा, ये क्रैक होके ओपन हो जाएगा और यहाँ से नीचे से वो सारी चीज़ें आ जाएंगी, वो ऊपर से बाहर आ जाके गिर जाएंगी, ऐसे गैसेस निकलेंगे, ऐश निकलेगा, वहाँ एटमॉस्फेयर भी ख़राब हो जाएगा, बाकी चीज़ें निकलेंगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, वॉल्केनो, वॉल्केनिक इरप्शन बोलते हैं। और वॉल्केनो हम बोलते हैं ओपनिंग इन द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। दैट अलाउज, जो लावा होता है अंदर से वो बाहर आ जाएगा, वो एस्केप होगा, ठीक है। So the sudden occurrence of a violent discharge of stream and volcanic material from a volcano is a volcanic eruption. जो सडन ऑकरेंस होती है, वायलेंट डिस्चार्ज ऑफ स्ट्रीम, मतलब ये जो अंदर होती है ना वॉल्केनो, बेसिकली हर जगह पे वॉल्केनो नहीं फट सकता, हर जगह पे सरफेस ओपनिंग नहीं होगी। ये कुछ एरियाज़ है जो वॉल्केनिक एरियाज़, एक्टिव वॉल्केनो जहाँ पे पाए जाते हैं या जहाँ पे वॉल्केनो फटने का ख़तरा होता है, तो वहाँ पे क्या अंदर बहुत ज़्यादा, जितना हम अंदर जाएंगे ना, जितना हम सरफेस ऑफ अर्थ से अंदर डीपर जाएंगे उतना टेम्परेचर ज़्यादा होता है। वहाँ पे जो होते हैं ना, टेम्परेचर हाई होने की वजह से बहुत ज़्यादा गैसेस बॉइल्ड होते हैं, वहाँ पे लिक्विड फॉर्म में होता है, वो जो ही फिर वो फट जाता है, वो लावा बाहर आ जाता है, उसको हम वॉल्केनिक इरप्शन बोलते हैं। There are essentially three meta types of volcanic eruptions। क्योंकि आपका जो है वॉल्केनो क्यों हुआ, कौन सी वजह से हुआ, क्या मटेरियल बाहर आया, उस वजह से डिफरेंट हम इनको टर्म्स बोलते हैं। जैसे द मोस्ट कॉमन आर मैग्मेटिक इरप्शंस, एक तरह का वॉल्केनिक इरप्शन होता है, वॉल्केनिक इरप्शन होता है, उसको हम मैग्मेटिक इरप्शन बोलते हैं, विच इन्वॉल्व्स द डिकम्प्रेशन ऑफ गैस विद इन मैग्मा दैट प्रोपल्स इट फॉरवर्ड, ठीक है। विच इन्वॉल्व द डिकम्प्रेशन ऑफ गैसेज विद इन मैग्मा दैट प्रोपल्स इट फॉरवर्ड। देखो, अगर कंप्रेस होता है ना चीज़, ये बोलता है
डीकम्प्रेशन, अगर कंप्रेस होती चीज़, अगर इतनी चीज़ है कंप्रेस ऊपर से की प्रेशर से, ये इतनी हो जाएगी, ये छोटी बन जाएगी, इतनी बन जाएगी। लेकिन डीकम्प्रेशन क्या होता है, अगर इतनी चीज़ें ये बढ़ जाएगी, एक्सपेंड होगी, इतनी आ जाएगी तो ये बाहर आती है, ठीक है। डीकम्प्रेस होता है गैस, तो गैसेस बाहर आते हैं, उसको हम मैग्नेटिक इरप्शन बोलते हैं। जो मैग्मा में गैसेस हैं वो बाहर आते हैं, वो डीकम्प्रेस हो जाते हैं, वो प्रोपेल करता है उसको बाहर। Another type of volcanic eruption are known as फ्रेटोमैग्मेटिक इरप्शन, और दूसरा टाइप जो है उसको हम फ्रेटोमैग्मेटिक इरप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक तो मैग्नेटिक इरप्शन है, दूसरा फ्रेटोमैग्मेटिक इरप्शन है। फ्रेटोमैग्मेटिक में है क्या है, दीज आर ड्रिवन बाय कंप्रेशन ऑफ गैसेस विद इन मैग्मा, डायरेक्ट अपोजिट ऑफ द प्रोसेस पावरिंग मैग्नेटिक एक्टिविटी। इसमें क्या होता है, उसमें हमने देखा था डीकम्प्रेशन, अगर इतना गैस है तो ये इतना बढ़ जाएगा, एक्सपेंड होता है। लेकिन जो फ्रेटोमैग्मेटिक है ना, इसमें गैस कंप्रेस होता है, अगर इतना है तो वो कंप्रेस हो जाएगा, वो इतना बनेगा, इतना कंप्रेशन से बनेगा, ठीक है। तो क्या है, ये है, इसको हम फ्रेटोमैग्नेटिक बोलते हैं। और जो थर्ड टाइप ऑफ वॉल्केनिक, तो वो जो इसमें डीकम्प्रेशन होता है मैग्नेटो में, तो वो डीकम्प्रेस होकर एक्सपेंड होता है, बाहर आ जाता है, ठीक है। इसमें पहले ये कंप्रेस हो जाता है गैस, उसके बाद वॉल्केनिक इरप्शन बाहर की ओर होता है फ्रेटोमैग्नेटिक में। अब तीसरा टाइप जो है वो है वॉल्केनिक इरप्शन इज नोन एज फ्रेटिक इरप्शन। Phreatic eruption it occurs as a result of superheating of steam via contact with magma। ये जो अंदर वाला जो मटेरियल होता है ना, जब ये बहुत हाई टेम्परेचर में होता है, जो मैग्मा होता है, और मैग्मा की गर्मी की वजह से जब क्या होता है, वहाँ पे पानी भी अवेलेबल होता है, वो स्टीम निकलती है ना, जब ये बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में होता है वो स्टीम निकलती है, और उस स्टीम की वजह से हीट अप होती हैं चीज़ें। सुपर हीटिंग ऑफ स्टीम, वो स्टीम किससे हीट अप होती है, जब उसको मैग्मा से एनर्जी मिलती है। तो मैग्मा के हाई टेम्परेचर पे होने से स्टीम हीट अप, सुपर हीट अप हो जाती है, उससे जब इरप्शन हो जाएगा उसको हम फेरेटिक इरप्शन बोलते हैं। फेरेटिक इरप्शंस ऑफन एग्जिबिट नो मैग्नेटिक रिलीज इंस्टेड कॉजिंग द ग्रेन्युलेशन ऑफ एग्जिस्टिंग रॉक्स। अब फ्रेटिक उसमें मैग्नेटिक हमने क्या देखा, वो बाहर आती हैं चीज़ें, ठीक है। ओपनिंग, ये जो ओपनिंग होती है इससे बाहर आ जाती है चीज़ें। लेकिन जब फ्रेटिक इरप्शन से हम क्या देखते हैं, ये जो मैग्मा के टेम्परेचर की वजह से, जो ये मैग्मा होता है ना, अर्थ की सरफेस के अंदर जो मटेरियल, वो क्या होता है, उबलता होता है, वो मटेरियल उबल रहा होता है क्योंकि हाई टेम्परेचर की वजह से। तो उस हीट की वजह से सुपर हीटिंग होती है स्टीम की, और एक फोर्स बनता है ना, लेकिन ये बाहर नहीं आता है, बाहर नहीं फेंकता है इसको। अब क्या करता है फिर, जो वहाँ पे रॉक्स अवेलेबल होती है ना, क्योंकि क्रस्ट बना होता है रॉक से, उनकी ग्रेन्युलेशन होती है, वो बड़ी रॉक जो है वो छोटी छोटी रॉक्स में ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। तो वो बड़ी रॉक जो है वो छोटी छोटी रॉक्स में ब्रेक डाउन होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉल्केनिक इरप्शंस इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटी। दो तरह की वॉल्केनिक इरप्शंस है, अगर हम देखेंगे एक्टिविटी के हिसाब से कि किस तरह की एक्टिविटी दिखा रहा है वॉल्केनिक। तो ये तो पहले टाइप्स देखिए हमने, मटेरियल कहाँ की ओर आ रहा है, तो मैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और फेरेटिक, ठीक है, बात समझ में आ गई। उसके बाद देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉल्केनिक इरप्शंस इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटी। एक तो हो गया एक्सप्लोसिव इरप्शंस, दूसरा हो गया इफ्यूसिव इरप्शंस, ठीक है। एक्सप्लोसिव इरप्शंस, इफ्यूसिव इरप्शंस। अब एक्सप्लोसिव इरप्शंस क्या होते हैं, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय गैस ड्रिवन एक्सप्लोजन्स दैट प्रोपेल मैग्मा एंड टेफ्रा। तो ये बेसिकली गैसेस, एक्सप्लोजिव इरप्शन होता है, ये एक्सप्लोजन टाइप होता है, गैसेस के बेसिस पे ये मैग्मा को बाहर फेंकता है, वहाँ पे गैसेस इतने सारे होते हैं और फोर्सफुली मैग्मा को बाहर फेंकता है, तो इसको हम एक्सप्लोसिव इरप्शन बोलते हैं, एक धमाकेदार इरप्शन हो जाता है। अब जो इफ्यूसिव इरप्शन होता है, दे बाय आउटपोरिंग ऑफ लावा विदाउट सिग्निफिकेंट एक्सप्लोजिव इरप्शन। यहाँ पे एक्सप्लोजिव धमाका टाइप कुछ नहीं होता है, ये बाहर लावा को बाहर फेंकता है, लेकिन जैसे एक्सप्लोजिव में हम देखते हैं ना गैसेस फोर्सफुली बाहर आते हैं, यहाँ पे भी लावा बाहर आता है, लेकिन एक्सप्लोजन टाइप कुछ नहीं होता है, इसलिए हम इसको इफ्यूजिव बोलते हैं। तो कैसे बाहर आएगा, उस तरह के दो टाइप्स है। एक्सप्लोजिव जो विद एक्सप्लोजन आता है, धमाका जैसा होता है, गैसेस उसको बाहर फेंकते हैं लावा को। इफ्यूजिव होता है जो लावा बाहर आता है लेकिन एक्सप्लोजन नहीं होता है वहाँ पे, ठीक है। और सबसे ज़्यादा डेंजरस कौन सा इरप्शन होता है, एक्सप्लोसिव इरप्शन, जो बिल्कुल गैसेस जब फोर्सफुली इसको बाहर फेंकते हैं, तो एक्सप्लोसिव इरप्शन बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। और जब ये एक्सप्लोजिव टाइप इरप्शंस हुए हैं ना बहुत बार अर्थ पे, तो जब गैसेस भी बाहर आ गए और बहुत ज़ोरदार तरीके से इसने बाहर फेंका, तो वो मटेरियल कुछ एटमॉस्फेयर में भी चले जाते हैं, और उससे क्या देखा गया, उससे बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंजिंग इवेंट्स देखी गई हैं,
ठीक है। बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंजिंग इवेंट्स देखे गए, जैसे लेक तोबा इरप्शन इन इंडोनेशिया ऑकर्ड 69,000 ईयर्स अगो, आज से पहले 69,000 ईयर्स, देखो बहुत पहले लेक तोबा में इरप्शन हुई थी। कहाँ पे? इंडोनेशिया में। ये एग्जाम्पल है किसकी? लेक तोबा इरप्शन हुई है इंडोनेशिया में, ये हुई है 69,000 ईयर्स अगो, ये वहाँ पे एक्सप्लोजिव इरप्शन हुआ है। तो बाहर कैसे आएगा मटेरियल? ये दो तरह के हैं, एक्सप्लोजिव और इफ्यूजिव, ठीक है। और बाकी हमने देखा मैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और फेरेटिक, ठीक, राइट। उसके बाद हम देखेंगे हैजर्ड। हैजर्ड्स कितने हैं इसके? वॉल्केनिक इरप्शंस आर एक्सट्रीमली डेंजरस। जो वॉल्केनिक इरप्शंस हैं बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होती हैं। हैजर्ड्स ड्यूरिंग वॉल्केनिक इरप्शन इंक्लूड, अब जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है इससे क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं? हैजर्ड्स हो गए ना जो भी हार्मफुल होता है। देखो सबसे पहले वॉल्केनिक गैसेस के साथ कौन कौन सा जहरीला गैस निकलता है? सबसे ज़्यादा जब कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जब बाहर आएगा, ये कहाँ जाएगा? एटमॉस्फेयर में जाएगा। तो उसकी कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? वो इंक्रीज होगी, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगा, अर्थ हीट अप ज़्यादा होगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। अब जब अर्थ हीट अप हुई, उससे क्या हो गया? उससे ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे। ग्लेशियर जब मेल्ट होते हैं उससे सी लेवल राइज होती है। सी लेवल जब राइज होगी उससे फ्लड्स आ जाते हैं। तो ओवरऑल डिजास्टर्स ही है ये, ठीक है। दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस है जिससे हीटिंग ऑफ अर्थ होता है, और दूसरा उससे एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन हो जाता है। तीसरा हाइड्रोजन सल्फाइड, ये भी एक हार्मफुल यही है। इससे भी क्या होता है? एयर पोल्यूशन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड से भी, सल्फर डाइऑक्साइड से भी, और हाइड्रोजन सल्फाइड से भी। हाइड्रोजन और फ्लोरीन जब एटमॉस्फेयर में आता है, और फ्लोरीन जो है ना, या जितने भी हेलोजेंस होते हैं, उससे भी जो है ओजोन डिप्लीशन होता है, या बाकी जो है पोल्यूशन जो है क्रिएट होता है, ठीक है। तो जो ये गैसेस होते हैं ना, ये कैसे होते हैं? जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है, जब अर्थ फट जाती है, ओपन हो जाती है सरफेस, वहाँ से अंदर से लावा बाहर आता है, उसके साथ साथ एशेस चले जाते हैं। एशेस जिसको हम कश्मीर में सूर बोलते हैं ना, एशेस, क्योंकि वो जल रहा होता है ना अंदर से, रॉक्स। जब एशेस चली जाती है, वो ऊपर एटमॉस्फेयर में चली जाती है, तो एयर पोल्यूशन हो जाता है, फिर पार्टिकुलेट मैटर बनता है, या उससे बहुत सारे गैसेस निकलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, हाइड्रोजन सल्फाइड निकलता है, हाइड्रोजन निकलता है, फ्लोरीन निकलता है। तो ये सब का नाम आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन में आ सकता है। ये सब कुछ वॉल्केनिक इरप्शन के साथ ये सारे गैसेस निकलते हैं। When sulfur dioxide gas is reactive with water droplets in atmosphere, it creates acid rain that corrodes vegetation. जब सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है ना, जब H2 सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, और ये H2O के साथ डील करता है। जब सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ डील करता है, वहाँ पे बनता है H2SO4। H2SO4 है, इसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। इसे क्या बोलते हैं? इसे ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती है ना, इसके साथ जब हाइड्रोजन जो है सल्फर डाइऑक्साइड जब मिलता है ना, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, सल्फर डाइऑक्साइड जब किसके साथ मिलता है? पानी के साथ जब मिलता है, वहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। और सल्फ्यूरिक एसिड की क्या फार्मूला है? H2SO4 बराबर। आइए आपको ये एक सेकंड में आपको केमिकल रिएक्शन दिखाती हूँ। सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, एक सल्फर और दो ऑक्सीजन हो गए, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस H2O, ठीक है। यहाँ पे दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। अब देखो इस रिएक्शन से क्या बनता है? इससे बनता है H2SO4, ये होता है सल्फ्यूरिक एसिड। और जब ये वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ मिलता है, जब रेन होता है, अब रेनिंग, कहीं पे भी बारिश होनी है, अब हमारे एटमॉस्फेयर पे क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड बना है ना। अब जो रेन होगा वो क्या होगा? वो एसिडिक रेन होगा। और जब आप मुझे बताओ, अगर सीधा रेन गिरता है, पानी गिरता है, उससे कुछ नहीं होता है, वेजिटेशन ग्रो होती है। अब अगर यही एसिड वाला पानी गिरा, एसिड वाला रेन गिरा, एसिडिक रेन गिरा, उससे क्या हो जाता है? एक तो जंग लगता है चीज़ों पे, और वेजिटेशन भी खराब होती है। इसलिए आपने देखा होगा ताजमहल में भी जो है इरोजन हुआ था, ताजमहल को भी थोड़ा सा ये रस्टिंग वाला या वहाँ का वो डिजॉल्व हो गया था। फिर आपने सुना होगा वहाँ पे बैन लगाया गया उस एरिया में इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के लिए, क्योंकि वहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड अगर निकलेगा, एसिड रेन होता है, उससे प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो इसलिए आपको समझ आया कि कितना हैजर्डस होता है ये। कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशंस आर पॉइजनस टू पीपल एंड एनिमल्स अलाइक। आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी बहुत क्या है? बहुत ही हार्मफुल है, चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो, सबके लिए। फ्लोरीन इज अ टॉक्सिक गैस दैट इज एब्जॉर्ब्ड ऑन टू वॉल्केनिक ऐश विच फॉल्स ऑन टू द ग्राउंड ड्यूरिंग इरप्शन। जो फ्लोरीन है वो भी एक जहरीला गैस है। दीज एशेस कैन पॉइजन लाइव स्टॉक एज वेल एज वाटर सप्लाई। अब जो पॉइजनस गैसेस है, अब ये एशेस, जो ऐश निकलता है वॉल्केनिक इरप्शन के साथ, उसके साथ मिलता है, फिर वो नीचे आता है, ठीक है। फिर वो नीचे आता है, और उससे क्या होता है?
वाटर बॉडीज़ में चला जाता है। और अब मुझे बताओ, अब अगर इसकी जो है लेवल इंक्रीज़ हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, उससे क्या हो जाती है, टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है, जो कि ज़्यादातर बच्चों के लिए या इंसानों के लिए अगर हम देखेंगे या जानवरों के लिए सही नहीं है। उससे बहुत ज़्यादा जो है डिजीज़ है और बहुत ज़्यादा ये इवन कार्सिनोजेनिक भी बन सकता है। Along with volcanic gases, lava flows are another hazard of volcanic eruptions. Lava flows are molten rocks that ooze onto the Earth's surface. और ये तो गैसेस निकलती, ये एशेस, ये सारा हार्मफुल ही होता है। उसके साथ साथ जो वॉल्केनिक इरप्शन होती है ना, जैसे लावा फ्लोज और मोल्टन रॉक्स दैट ooze ऑन द अर्थ सरफेस, जो ये लावा भी निकलता है वो भी हैजर्डस ही होता है। वो क्या होता है, अंदर सारा कुछ जल रहा होता है, बिकॉज व्हेन वी गो फ्रॉम द सरफेस इनटू द डीपर अर्थ, तो वहाँ पे व्हेन वी गो टुवर्ड्स कोर देयर इज, वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। वहाँ पे इवन रॉक्स भी जल रही होती है, सर रॉक भी मेल्ट हो जाती है। तो वही मेल्टेड रॉक जब बाहर आती है, अर्थ के सरफेस पे आती है, सो दीज ऑल things are very much hazardous, right? Got it? Okay. So they are hot enough to burn everything in its path. जब वो बाहर आती ना, अब मैं तो यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ, ऐसे ओपनिंग है, ये बाहर आ गया, मगर ये थोड़ी इतनी जगह पे आता है, ये बहुत ही बड़े बड़े एरिया पे फैलता है, और जो भी इसके रास्ते में आता है ना, उसको ये जला देता है। मतलब कि अगर कहीं पे भी वॉल्केनिक इरप्शन होता है, वहाँ की जो वेजिटेशन सारी ख़त्म हो जाएगी, वो जला डालता है। चाहे उस पर बड़ी बड़ी चट्टानें हो, वहाँ पे चाहे दरख्त हो, चाहे वेजिटेशन हो, कुछ भी हो, इसका ये इतना ख़तरनाक जहरीला गैस, और ये इतना हाई टेम्परेचर में होता है, ये इतना गर्म होता है, सारा कुछ ये जला देता है। Pyroclastic flows, high speed avalanches of hot ash, rock fragments and gases are other hazards of volcanic eruptions. तो इन चीज़ों के साथ साथ और क्या है कि जैसे मैंने आपको स्नो एवलांच पढ़ाया है ना, वो एक बड़ा मास ऑफ स्नो होता है, ऊपर से नीचे आता है। उसी तरह से हॉट ऐश का जो ऐश होता है ना, वो गर्म ऐश होता है ना, वो नीचे से ऊपर आ जाता है एवलांच की तरह। और रॉक फ्रेगमेंट, जो बड़ी बड़ी रॉक्स, वो टुकड़े हो गए उनके, वो फ्रेगमेंट्स निकलते हैं और गैसेस निकलते हैं, वो बाकी हैज़ार्ड्स है वॉल्केनिक इरप्शंस की। और जो पायरोक्लास्टिक फ्लोज होते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट मूविंग होते हैं, उनकी रफ्तार बहुत ही ज़्यादा होती है, और जो भी आगे रास्ते में आएगा उनके, तो वो उसको ख़त्म करेंगे। और उनका जो टेम्परेचर होता है वो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा होता है। इट एक्सीड्स मोर देन 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। They can cause apocalyptic devastation during explosive eruptions. अब मुझे बता, अब एक्सप्लोजिव इरप्शन जब हो जाएगा इन्हीं मटेरियल्स का, वो कितना फोर्सफुली बाहर आ जाएगा और उससे कितने नुकसान हो सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी, द इरप्शन ऑफ माउंट स्टी हेलेंस ऑन मे 1980 caused a huge pyroclastic surge which completely devastated an area of 230 square miles. जैसे माउंट हेलेंस में क्या हुआ था, वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था 18 मई 1980 को, और उसमें इतना पायरोक्लास्टिक सर्ज, इतना तेज़ी से वो हॉट चीज़ें बाहर आ गई, जिसने पूरा एरिया वहाँ का कितना 230 स्क्वायर माइल्स को इसने डिवास्टेट किया। इसने इट डिवास्टेटेड एन एरिया ऑफ 230 स्क्वायर माइल्स। जैसे मैंने आपको बोला, ये आपको अभी मैं स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, ये आपको लग रहा है मेरे बोलने से थोड़ा सा ओपनिंग हो रही है, बट ये थोड़ी सी ओपनिंग नहीं हो रही है। ये वॉल्केनिक इरप्शन जहाँ पे होता है ना, बहुत ही बड़ी ओपनिंग होती है, मतलब ओपन होता है सरफेस, और वहाँ से जब निकलता है ना मटेरियल, वो फैलता है इर्द गिर्द, वो क्योंकि उसकी स्पीड बहुत हाई होती है, वो बहुत दूर दूर तक जाता है, पूरे एरिया को ही तबाह कर देता है। राइट तो बोला जाता है माउंट स्टी हेलेंस पे जब एक पायरोक्लास्टिक सर्ज वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था, तो उसने 230 स्क्वायर माइल्स को डिवास्टेट किया था। और बाकी जो ड्यूरिंग वॉल्केनिक इरप्शन बाकी डेंजर्स क्या होते हैं, अर्थक्वेक का खतरा होता है, लैंडस्लाइड का होता है, मडस्लाइड का होता है।
When pyroclastic flows mix with water, they can cause mud flows, also known as lahars. ठीक है, और मैंने आपको जैसे कि लैंडस्लाइड्स में भी बताया, अर्थक्वेक में भी बताया, ये सारी चीज़ें कैसे इंटरकनेक्टेड होती है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में किए हैं. ठीक है, तो ये ऐसे ही वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से भी बाकी चीज़ें भी आ सकती हैं. ठीक, और जैसे ये मटेरियल फिर पानी के साथ मिलेगा और एक्सट्रीम जैसा बनेगा तो मड फ्लो होने का ज़्यादा से ज़्यादा खतरा होता है. ठीक है, अगर हम सम ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट वॉल्केनिक इरप्शंस देखेंगे रिसेंट कुछ डेट्स पे हम देखेंगे. जैसे कि मैंने आपको बोला कि 18 मई 1980 को माउंट टी हेलेंस पे इरप्शन हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स में, जिसमें 57 डेथ्स हुई थी एंड ओवर $1 बिलियन इन डैमेज. तो उससे $1 बिलियन में डैमेज हुआ था. 57 डेथ्स हुई थी जब माउंट हेलेंस में 1980 में यूनाइटेड स्टेट्स में क्या हुआ था, वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था. उसके बाद अगर हम बोलेंगे 13 नवंबर 1985 की बात करेंगे, एक और इरप्शन हुआ नेवेडो डेल रियूज में, प्रोड्यूस्ड एन एनॉर्मस लहर दैट buried and destroyed a town of Armiro in Tolama, killing around 25,000 people. यहाँ पे आर्मीरो का एक टाउन ही तबाह हो गया, बिल्कुल तबाह हो गया, और वहाँ पे 25,000 पीपल मर गए. ठीक है, और वहाँ पे भी एक लहर आई थी जब ये वॉल्केनिक इरप्शन का मटेरियल मिल गया था, फिर इसके साथ हाई स्पीड में आ गया था तो उसने तबाह किया था वहाँ पे. ठीक है, On 10th April 1815, Mount Tambora on the island of Sumbawa in Indonesia. आपने देखा होगा ज़्यादातर वॉल्केनिक इरप्शंस देखे होंगे इंडोनेशिया में खतरा होता है इनका. तो इंडोनेशिया में आइलैंड ऑफ संबावा जो है, वहाँ पे एक माउंटेन है माउंट तंबोरा, वहाँ पे 1815 में बहुत खतरनाक वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था. ठीक है, और यहाँ पे जो इरप्शन हुआ था वो लार्जेस्ट था इन रिकॉर्डेड हिस्ट्री ऑफ मैन. तकरीबन 90,000 लोग जो है वो मर गए थे एज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ एक्सप्लोजन. ये भी एक्सप्लोसिव वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था जिससे 90,000 लोग मर गए थे, और उससे क्या हो गया, और इतना खतरनाक इरप्शन हो गया वहाँ इंडोनेशिया में कि इससे पूरे ग्लोबल क्लाइमेट पे असर पड़ गया. इतना खतरनाक, क्योंकि वो इतना वहाँ पे लावा इरप्शन इतना ज़्यादा हुआ होगा, वहाँ पे गैसेस इतने निकले होंगे, पॉइजनस गैसेस या ग्रीन हाउस गैसेस, कि पूरे ग्लोबल क्लाइमेट पे असर पड़ा है उस वजह से. एंड मोर ओवर की सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली है, दैट इज़ द लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ. 90,000 पीपल इज़ नॉट अ जोक, वो मर गए. और इसकी वजह से एज अ रिजल्ट ऑफ द इरप्शन, इस 1915 में जो ये इंडोनेशिया में इरप्शन हुआ था माउंट तंबोरा में, इस वजह से इसको ईयर 1816 जो आया ना, उसको कैम टू बी नोन एज, इस साल को क्या बोला गया, ईयर विदाउट अ समर, कि इस समर के बगैर ही ये साल आया. देखो आप, इसमें एक पॉइंट छुपा हुआ जो कि आप जियोग्राफी में पढ़ेंगे. जब ये एशेस निकलते हैं ना, और भी कुछ यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन पे कुछ गैसेस निकलती हैं, कभी कभी ये क्या करते हैं, अगर कौन सी क्वांटिटी में कौन सा गैस निकलेगा या ऐश कंटेंट निकलेगा, कौन सी चीज़ ज़्यादा निकलेगी, उस पर डिपेंड हो जाएगा कि क्लाइमेट पे इफ़ेक्ट क्या आएगा, कि एक वॉल्केनो के टाइम पे कौन सी चीज़ उसमें से ज़्यादा निकलेगी, कौन सा पॉइजनस एलिमेंट ज़्यादा निकलेगा, वो डिटरमाइन करेगा कि कौन सा इफेक्ट ज़्यादा, क्या इम्पैक्शन ज़्यादा होगा, कौन सा चीज़ इम्पैक्ट ज़्यादा होगा. क्यों, कभी क्या हो सकता है किसी वॉल्केनिक इरप्शन से वेजिटेशन ज़्यादा ख़राब हो सकती है और ग्रीन हाउस इफेक्ट ज़्यादा हो सकता है. लेकिन ज़्यादातर देखा गया जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है ना, तो एशेस इतने निकलते हैं या कुछ और ऐसे गैसेस निकलते हैं जिससे कूलिंग इफेक्ट होता है ज़्यादा. अब जब वहाँ पे कूलिंग इफेक्ट इतना होगा, उस साल जो होगा समर ही नहीं आया होगा, इसलिए उसको ईयर विदाउट समर बोलते हैं. क्योंकि क्या होता है, आपने देखा होगा कि साइंटिस्ट्स ने ये भी बोला था कि हम मिरर्स को, एक कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा, हम मिरर्स को लॉन्च करेंगे ऊपर एयर में, उससे क्या हो जाता है, उससे एक इफेक्ट बनता है, कूलिंग इफेक्ट वाला ये बनता है. तो अगर वॉल्केनिक इरप्शन से ऐसा कुछ निकलेगा बहुत ज़्यादा, जिससे कूलिंग इफेक्ट पड़ेगा किस में, एनवायरनमेंट में, तो उससे भी हो सकता है कि ये बड़े पैमाने पर निकला हुआ होगा. इसलिए उस टाइम बोला गया दिस वॉज अ ईयर विदाउट अ समर. वहाँ पर समर लगा ही नहीं फिर लोगों को, क्योंकि उतनी ठंड दिखी होगी. और मोर ओवर की डिवास्टेशन कितनी ज़्यादा हुई, 90,000 पीपल मर जाना, इट्स नॉट अ जोक, ये छोटी बात नहीं होती है. इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग लेक्चर्स में भी बोला कि जो डिज़ास्टर्स होते हैं ना, जो नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं, इवन अगर हम उनको रोक नहीं सकते, मैन मेड डिज़ास्टर को तो बिल्कुल हम रोक सकते हैं, क्योंकि अगर हम केयरफुल रहेंगे, ह्यूमंस केयरफुल रहेंगे. लेकिन जो नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं ना, उनके इफेक्ट्स को हम कम कर सकते हैं ड्यू टू आवर प्रोएक्टिव मैनेजमेंट. ठीक है, तो बाकी हम आगे पढ़ेंगे. आज के लिए मुझे लगता है इतना काफ़ी है.
और बाकी इसके बाद हम क्लाइमेटिक डिज़ास्टर जैसे हीट वेव, कोल्ड वेव है वो पढ़ेंगे, एंड बाकी इन डिटेल हमें क्या क्या करना चाहे वो भी हम इसमें पढ़ेंगे आगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।